जिस तरह से लगातार देश में मॉब लिंचिंग बढ़ी है, और मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, ये आपको भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हिंदू मुस्लिम है। मॉब लिंचिंग में दलित शामिल हैं, पिछड़ी जाति के लोग शामिल हैं, और वो तबके शामिल हैं जो गरीब हैं, जिनका रोजी रोटी गाय से चलती थी। वो अपनी बूढ़ी गाय नहीं बेच सकते, कोई बूढ़ी गाय खरीद नहीं सकता है, और लगातार टारगेट किया जा रहा है। मेरे साथ तिस्ता सिंह तलवार है, जिन्होंने लगातार ग्राउंड पे काम किया इन सब मुद्दों को लेकर। उनसे समझिए कि आखिर ये किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह का समाज जो है वो देश को खतरे में डाल रहा है। मैम, ये मॉब लिंचिंग को लेकर लगातार जानबूझकर अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो फैशन है, और इसे सिर्फ मुस्लिम इशू बनाया जा रहा है, जबकि मॉब लिंचिंग तो सबके साथ हो रहा है। सामान्य भारतवासी को समझना चाहिए कि ये देश में संविधान लागू है और कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगर हम इस तरह की परिस्थिति को दे दें और खामोश रहे तो इसका ये मतलब है कि आपका ना संविधान मतलब है, ना आपका पुलिस स्टेशन मतलब है, ना कानून व्यवस्था मतलब है। कल उठ के कोई भी चीज़ को लेकर जो कमज़ोर इंसान है ये समाज का, ये कमज़ोर इंसान जैसे आपने कहा पिछड़ी जाति का हो सकता है, मुसलमान दलित तो हैं, मुसलमान दलित तो है ही, महिला औरत हो सकती है, कोई अपना ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, डिजेबल जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में वो हो सकते हैं। किसी को के खिलाफ़ भी अगर आप घृणा पैदा कर दो, 25-50 लोगों में घृणा एक पैदा कर दो, व्हाट्सएप के ज़रिए इस तरह की अफवाहें फैलाओ कि ये हमारे दुश्मन हैं, तो आर्थिक और सामाजिक स्तर पे जाति व्यवस्था में जो मजबूत है वो उनके ऊपर इस तरह के हादसे कर सकते हैं। कल उठकर कोई भी नहीं सुरक्षित रहेगा। जो भी अपने आप को संवेदनशील मानता है, जो मानता है कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में बिलीव करते हैं, उनको आज आवाज़ उठानी चाहिए। क्या लग रहा है कि जैसे सोशल साइट्स पे आप जाइए, वहाँ महिलाएं ट्रोल होती हैं, आप कुछ भी लिख नहीं सकती हैं। आप अगर बीजेपी के खिलाफ लिख रहे हैं तो राष्ट्रद्रोही हैं, जो बीजेपी शासित राज्य है उसके खिलाफ लिख रहे हैं, किसान के समर्थन में लिख रहे हैं, प्रोटेस्ट को एक तरह से एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या नए चैलेंजेज है? क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बीजेपी शासित राज्य सरकार हो, वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि जो भी आपने उदाहरण दिए ट्रोल्स के, गाली गलौज के, ये 50% स्पॉन्टेनियस है, 50% ये पेड है। मतलब जानबूझ के ये ट्रोल आर्मी खड़े किए गए हैं पैसों के बल पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ताकि एक तरह का माहौल बिगड़ता देश में चला जाए। मैं एक साफ सवाल पूछना चाहती हूँ बम्बई में रहने वाले लोगों से, दिल्ली में रहने वाले लोगों से। आप तो बड़े बड़े सपने दिखाते हो ना कि आपको चीन बनना है, आपको बड़ा ग्लोबल पावर बनना है। क्या आप ग्लोबल पावर ये आधार पे बन सकते हो जहाँ पे आपके सड़क, आपके गांव की सड़क या शहर की सड़क भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे खून खराबा इस हद तक हो सकता है कि ट्रेन में बल्लभगढ़ स्टेशन में अगर जुनैद के भाई कुछ कहते हैं तो वहाँ की पुलिस उनकी मदद के लिए नहीं आती कि ये सुपर पावर का बिहेवियर है। ये जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि जो मुस्लिम को मारिए आप राष्ट्रवादी हैं, ये परसेप्शन क्या आपका जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समाज है, वो क्यों नहीं समझने के लिए तैयार है कि जो भीड़ है वो कल मुसलमान को मार रही है, दलित को मार रही है, परसों मुझे भी आके मारेगी? देखो 1925 में बनी हुई मॉडर्न फासिस्ट आइडियोलॉजी पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज भी उनके वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो बंच ऑफ थॉट्स गोलवलकर का लिखा हुआ कहता है कि अंदरूनी हमारे दुश्मन जो है वो 3 है, वो मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट है। खुलेआम ये कहा जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि संविधान को हम नहीं मानते, हम संविधान के प्राचीन काल की तरफ जाना चाहते हैं। तो सवाल आज ये है मनुस्मृति या संविधान, यही नारा होना चाहिए और लोगों को चुनौती देनी चाहिए। ये जो आरएसएस है वो हिंदू राष्ट्र, हिंदुज़म, क्या आरएसएस में तो उतनी लिबर्टी नहीं? ये कास्ट बेसिस संस्था है जिसमें ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। क्या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इस देश के, जो अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल है, सवर्ण समाज के इंटेलेक्चुअल है, क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उस तरह की व्यवस्था डेवलप की जा रही है? और आम आदमी के दिमाग में जिस तरह से हेट स्पीचेज भरे जा रहे हैं खासकर मुस्लिमों के प्रति, उसको किस तरह से देख रही हैं? क्या इसके जो मंदिर आंदोलन चला था अयोध्या का आडवाणी के समय, उससे भी बुरी स्थिति है? उसी के लायक, उसी के बराबरी या उससे बुरी स्थिति है कि उस वक्त अडवाणी जी के रथ यात्रा ने ये देश में उस तरह की घृणा पैदा की थी कि सबसे पॉश बम्बई के फ्लैट्स में मुस्लिम के खिलाफ गाली गलौज बकना लेजिटिमेट हो गया था। आज वो कॉकटेल पार्टी से बाहर आप चले जाएं और वही बात ट्रेन स्टेशन में, सड़क पे भी कहना वाजिबी है, और जैसे आपने कहा एक तरह का राष्ट्रवाद, गंदा राष्ट्रवाद भी हो गया है। तो सवाल ये तबके के लिए ये है कि सैकड़ों सालों तक आपने जातिवाद के नाम पे
हमारे कमज़ोर दलित भाई बहनों के ऊपर जुल्म होते तो देख ही लिया, और आप मानते गए कि हमारे में जातिवाद नहीं है। बलात्कार होते थे, कत्ल होते थे, सब कुछ होता था। अब वही चीज़ वो तबके से हटकर दूसरे तबके तरफ भी जा रहा है, और न सिर्फ दलित मुसलमान मगर ओबीसी की तरफ भी जा रहा है। महिला औरत के खिलाफ भी घृणा पैदा की जा रही है। तो सवाल ये देश की एलीट के लिए ये है, अपर क्लास अपर कास्ट एलीट के लिए है कि क्या यही भारत का नज़रिया आप देख रहे हैं क्या? ये जैसे बाकी सरकारें होती हैं तो वहाँ मुद्दा होता है महंगाई, रोजगार, मतलब जीडीपी। ये सरकार इसमें कामयाब रही है, वो इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। वो लोगों को काऊ, कैमल और मॉब लिंचिंग पे फंसा के रख रही है। तो क्या जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इश्यूज जो एड्रेस करना चाहिए था उससे भटक रहे हैं? बेरोजगारी उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, बहुत स्थिति ख़राब है। 2 या 3 लाख। हाँ, जीडीपी की हालत बहुत ख़राब हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक नहीं है। और दूसरा जो लोग यहाँ हैं, मेक इन इंडिया कहा गया था, उनके नौकरियाँ जा रही है। लोग जंतर मंतर पर डिफेंस सेक्टर के लोग, जो राष्ट्रवादी सरकार है उसके खिलाफ जवान धरने पर बैठे हुए। तो ये कहीं विपक्ष भी इस मामले में चूक रहा है कि वो जो ग्रास रूट इशूज़ है, जो रोजी रोटी का सवाल है, उसे एड्रेस करने में नाकामयाब है। मैं मानती हूँ कि जिस दिन ये देश का विपक्ष, राजनीतिक विपक्ष जग के एक कॉम्प्रिहेंसिव तरह से बेरोज़गारी, महंगाई और बाकी बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक सवाल पे जब बात उठाएंगे, तभी भी ये सरकार डिफेंसिव पे जाएगी। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के खिलाफ प्रधानमंत्री के फॉरेन विज़िट के बजाय और कुछ ये देश में हुआ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश या असम या हिमाचल के दूर दूर के गांव में चले जाओ, पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री की छवि है। कल्पा के छोटे से मंदिर में स्वच्छ भारत का बोर्ड है। प्रोपेगेंडा बेहिसाब हो रहा है, पब्लिक का पैसा खर्चा हो रहा है, मगर आज भी मध्यम वर्ग मानता है ये करप्शन नहीं है। ये क्या है कि एक सवाल और मैम, कि लेफ्ट के जो लोग हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, मुद्दों पर जान रहे हैं, उनका भी उस तरह से रेसिस्टेंस प्रोटेस्ट नहीं आ रहा है, खासकर इन सब मुद्दों पर। देखो, लेफ्ट पार्टीज जहाँ तक है, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, वो तो प्रोटेस्ट कर रही है, चाहे पहलू कान का मामला हो, जुनैद का मामला हो, झारखंड का मामला हो। मगर लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिक जिस हद तक बोल सके उतना नहीं बोल रहे, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन उससे तो वो उनको तो फ़ायदा हो रहा है ना। आप मुस्लिम इशूज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि इससे प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि पहलू भूमि अधिकार आंदोलन ने जिस दिन पहलू खान का विषय लेकर उनको न सिर्फ मुसलमान मगर एक डेयरी फार्मर के पेशे में पेश किया देश के सामने, ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट के लिए सफलता थी। तो ये थी तीस्ता सिंह तलवार, जिनकी माने तो लगातार जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पर, गाय के नाम पर लोगों को भरमाया जा रहा है। और जो असली वजह है, जो रोजी रोटी का सवाल है, जो आम लोगों का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं गौन है। और फिलहाल जो केंद्र की सरकार है वो इस मामले में कामयाब दिख रही है कि वो लोगों को दूसरे मामले पर उलझाकर, जो बेरोज़गारी का मामला है, रोजी रोटी का मामला है, जीडीपी का मामला है, उस पर ध्यान लोगों को भटकाने में वो कामयाब रही है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।